आर्टिकल है हमारा द दैट फूड ग्रेन स्टॉक लाइन पब्लिक गोडाउन व्हाइल पीपल आर गोइंग हंग्री इज अ स्कैंडल। देखिए, कुछ दिन पहले से डिबेट चल रहा है और एक्चुअली इस आर्टिकल में ये भी कहते हैं कि जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से ये चाह रही है कि डीबीटी शुरू हो जाए इंस्टेड ऑफ जो हम लोग राशन देते हैं उसके जगह पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो बैंक ट्रांसफ़र जो है वो शुरू हो जाए लाभार्थी के बैंक अकाउंट खाते में। लेकिन उसी के ऊपर है कि अभी फ़िलहाल जो भी ये डिबेट जो चल रहा है कि पीडीएस डायरेक्ट पीडीएस ना दे करके उसके पैसे जो हैं लाभार्थी के खाते में चले जाएँ, तो वो होना चाहिए या फिर पीडीएस कंटिन्यू होना चाहिए। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है। काफ़ी सही आर्टिकल है और बहुत मतलब काफ़ी काम आ सकता है आपको मतलब मेंस के आंसर राइटिंग में। कहीं भी घुसा तो सकते ही हैं आराम से। डीबीटी एक पॉइंट तो कहीं भी घुसा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is disturbing is that middle of the current crisis, some of them are calling massive downsizing of PDS and shift the cash transfer in the place of food grains. इतने बड़ा जो भी क्राइसिस चल रहा है उसमें बहुत लोग बोल रहा है कि थोड़ा सा जो पीडीएफ राशन का जो सामान है उसको थोड़ा सा कम करके देना चाहिए या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि कैश ट्रांसफ़र कर देना चाहिए राशन के बदले। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपका वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है अभी इस पैंडेमिक में गरीब लोगों के राहत के लिए और भी बहुत लोग जिनकी लाइवलीहुड चली गई उनकी राहत के लिए। पीडीएस सिस्टम शुरू से ही उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था लेकिन अभी इस दौरान पे जितना वो इफ़ेक्टिव साबित हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। और कोविड-19 जो पैंडेमिक है हमारा एक उसमें इस दौरान में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा वहाँ के छात्रों के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया गया। उसमें ऐसा पाया गया कि 89% जो लोग हैं रूरल लोग हैं और जो 69% जो शहर में लोग रहते हैं, वो लोग जाकर के राशन कार्ड से अपना सब सामान मतलब फूड ग्रेन्स ले पा रहे थे। लेकिन सिर्फ़ 30% लोग ही जो थे वो सिर्फ़ वो जन धन ट्रांसफ़र जो हुआ था 500-500 रुपए वाला, तो वो जा कर के वहाँ से इकट्ठा कर पाए थे, बहुतों का बैंक अकाउंट में आया ही नहीं था। अब देखिए एनएफएसए जो नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट था, पहले तो ये देख लीजिए वो क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013। तो इसके अंतर्गत जो गरीब जनता है, जिसके जो गरीब जनता मतलब 1.2 बिलियन पीपल जितने थे, उनको सब्सिडाइज़ रेट में खाद्य पदार्थ मिलेंगे। और इसमें क्या मिलेगा तो राइस ₹3 पर केजी और व्हीट ₹2 पर केजी, कोर्स ग्रेन मिलेट ₹1 पर केजी। तो ये 2013 में ये बिल लॉन्च हुआ था और फिर ये बिल था उस समय 2013 एक्चुअली मुझे कोई फ़ोटो नहीं मिला तो अब क्या होता है बिल शुरू में होता है जब वो प्रस्तुत किया जाता है। जब वो पास हो जाता है तो वही एक्ट बन जाता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013 था, इसके प्रोविज़न्स थे और यही आगे चल के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि 60% जितने भी जो करंट पॉपुलेशन है हमारे, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा था। और फिलहाल और इसके बाद जो कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे हमारे कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जिसमें इसके अलावा भी वो लोग अपना जो जनता है उसको कुछ ना कुछ लाभ दे रहे थे, क्योंकि अपने खुद के बजट से, स्टेट के बजट से। तो 5 केजी फूड ग्रेन्स और 1 केजी पल्सेस जो है वो फ्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तो मिल ही रहा था। उसके अलावा 81 करोड़ इंडिविजुअल्स को आपके एनएफएसए के द्वारा उनको मिलने लग गया फूड ग्रेन्स कि जो कि पहले से चलता आ रहा था। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसके अंतर्गत 8 करोड़ ऐसे लोग आए माइग्रेंट जिसको बिना राशन कार्ड सिर्फ आधार कार्ड दिखा करके और ऐसे करके मिलना शुरू हुआ और ऑल ओवर इंडिया में मिलते गया सबको। तो देखिए कि कितना ज़्यादा फूड सिक्योरिटी का जो हमारा जो नीड था उसको पूरा किया। और अभी अभी इसके बाद ऐसा कह रहे हैं लोग कि अब पॉपुलेशन अपडेट हो गया है 2020 के बाद। 2011 का ही हमारे पास सेंसस है, 2020 में चल रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर जो है कि हो सकता है राशन कम पड़ जाए और या फिर पता नहीं कितना एक्सपेंडिचर हो जाए, जितना हम लोग सोचे हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, क्योंकि हम लोग 10 साल बाद चल रहे हैं। तो इसमें उसी की वजह से इसमें कटौती कर देनी चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो राइटर है वो ये कहते हैं कि प्रेज़ेंट जो क्राइसिस है, इसमें लॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड होगा। इसमें पैसे और बाकी चीज़ को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली
जो गवर्नमेंट है वो ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और उसको तो चाहिए था एक्चुअली कि पीडीएस जो अभी तक यूनिवर्सल कर देना चाहिए, मतलब कि सबके लिए। और वो ऐसा नहीं कि अब जैसे जुलाई में ख़त्म होने वाला है तो कम से कम वो अभी और लागू कर देना चाहिए कि आगे आगे तक में कि चलते रहे, वैसा कर देना चाहिए। और यूनिवर्सल मतलब सबको मिल जाए, जिसको भी चाहे वो मिल। लेकिन अभी भी सरकार ये सब के बारे में सोच नहीं रही है, और दूसरी साइड में वो मैसिव डाउनसाइजिंग ऑफ पीडीएस, मतलब उसको थोड़ा कम करने का, अपना कंट्रोल में करने का सोच रहा है। स्विफ्ट जो है कैश ट्रांसफ़र में अगर कर दे, अगर फूड ग्रेन्स ना ले, तो इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो कि जैसे ही लाया था ये फूड ग्रेन वाला कि फूड ग्रेन ही मिलेगा और पैसे नहीं मिलेंगे, उससे बहुत फ़ायदे हैं कि बहुत सारे गरीब हाउसहोल्ड्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं उनके नाम पे ये कार्ड होता है। तो पहले क्या होता था, जो जेंट्स थे तो अगर मान लीजिए उसमें पैसे आ भी जाते थे, या कि फिर नहीं तो फिर वो अगर खाद्य सामग्री लेकर के आया तो किसी दूसरे दुकान में जाकर बेच करके, और उसका वो दारू पी करके कहीं ऐसी रोड पर सोया रहता था। लेकिन जब से लेडीज़ को उसमें नाम चढ़ना शुरू हुआ, और फिर फूड ग्रेन्स मिलने लग गए, तो घर पे क्या है कि लेडीज़ घर लेकर के जाती थी, और उसके बाद उनका थोड़ा दिन तक काम चलता था। अब फिर से अगर पैसे आएँगे तो क्या पता पैसे जिस दिन आए उसी दिन उड़ गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राइटर कहते हैं कि जितना भी इंडिया में आपका वो कैश बेस्ड डीबीटी स्कीम्स हैं, वो कोई सा भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में, वैसे ही आपका आपका जो कैश जो हमने बना रखा है, रेकी कर रखा है, तो मान लीजिए 500 हर महीने मिलेगा, तो अगर इन्फ्लेशन आज से 2 साल के बाद बढ़ गया, तो वो 500 से 700 मिलने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो 500 है, तो वो अगले 10 साल तक 500 ही मिलेगा। लेकिन अगले 10 साल तक आपके सामान जो पेट्रोल के जो दाम है, वो आपके ₹60 से वो ₹80 भी पहुँच सकता है। तो जिस वजह से ये जो कैश ट्रांसफ़र वाला है उतना वेलफेयरिक नहीं है, लेकिन ये डिबेट अभी से नहीं, बहुत दिन पहले से चलता आ रहा है। और फ़िलहाल जब जब से एनडीए सरकार आई है तब से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है कि सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी का बर्डन पड़ता है, और जिस वजह से पीडीएस को थोड़ा-सा मतलब ऐसा कर देना चाहिए कैश ट्रांसफ़र वाला, जिससे बहुत सारा कुछ हमारा खर्चा जो है बच जाएगा। लेकिन राइटर कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो है सब्सिडीज़ और कैश ट्रांसफ़र जो जा रहे हैं, लेकिन उनको देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि वो सब उतना ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है, और उस सब से बहुत ज़्यादा हम लोग को घाटा होते रहता है। बट फिर राइटर कहते हैं कि एफसीआई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोन है एक्चुअली, जिस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड रहती है जो सेंट्रल सरकार है। कहीं न कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कंसर्न्ड रहती है। तो ऐसा इतना बड़ा लोन क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट से एफसीआई को कंट्रोल नहीं करती। वो क्या कहती है एफसीआई को कि आप जो है लोन ले लीजिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑफशोरिंग कहते हैं। इसको एक तरह से ऑफ बजट अकाउंटिंग कहते हैं कि अपने बजट से वो पैसे नहीं दे रही है, वो किसी और दूसरे बैंक के थ्रू उसको पैसे दिलवा रही है। और फिर उसके बाद जो है कि अब ये बजट में उनका जो डेफ़िसिट से तो बच गया, अगर ये बजट में से पैसे निकाल कर एफसीआई को देती, तो वो दो 2.5 लाख करोड़ जो है वो आपका बजट में दिखता, लेकिन वो बजट में नहीं दिख रहा है। तो जिस वजह से भी उस वाले लोन का जो है मार्जिन उसको कम करने के लिए ये इस तरह का प्रयोजन उठाने का बात चल रहा है। लेकिन फिर राइटर कहते हैं कि ये भी कोई जो तुक है वो उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि जितना वो दाम बता रहे हैं 2.5 लाख करोड़, वो आपका 1% ऑफ जीडीपी भी नहीं है। अगर 1% ऑफ जीडीपी भी अगर होता, तो भी हम मान सकते थे कि हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप सब्सिक्वेंटली देखें पिछले 3 साल से जब से ये लागू हुआ है, तब से 0.53 से लेके 0.59% ऑफ जीडीपी चल रहा है। मतलब उतना ज़्यादा हम लोग को अभी ये अमाउंट चल रहा है। लेकिन उससे पहले जब ये नहीं निकला था एनएफएसए, उसके पहले जो साल था, 3 साल से पहले, उसमें 0.85% चल रहा था। तो देखिए कि उतना और कम ही हो गया है। ये थोड़ी ना कि बढ़ गया है, मतलब हमारा इसके ऊपर इसके वजह से भार। तो ये
तुक है वो बिल्कुल ही ख़राब है और सब्सिडी जो है उसको बिल्कुल कम नहीं करना है। दूसरा कारण ये कि और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जैसे कि पीडीएस को क्यों हम लोग को कैश ट्रांसफ़र से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। एक तो कि जितने हमारे पास बैंक ब्रांचेज़ हैं इंडिया में, वो आपके फेयर प्राइस शॉप से कम है। मतलब फेयर प्राइस शॉप हमारे पास बहुत ज़्यादा है और बैंक जो है बहुत कम है। तो सोचिए कि जैसे लोग राशन लेने जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, वैसे ही अगर बैंक में जाके उतना भीड़ लगाए और फिर उसके बाद आज छुट्टी है, कल आते हैं, नहीं आते हैं और फिर तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएँगे। दूसरा बात कि ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा ऐसा जितना भी जो जो खाता है आपका जन धन योजना वाला या फिर और भी बहुत सारा, तो गाँव में गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो उस खाते में पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट तो वो काटता ही है। जितना भी अगर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी अगर है उसमें, तो फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शन बैलेंस कटता है। तो एक तो वैसे ही गरीबों के पास उतना पैसा रहता नहीं है, ₹500 भी अगर मिलता है उन्हें तो वो महीने भर चला लेते हैं। उसमें से अगर साल में एक बार आजकल किसी-किसी बैंक में तो 150 तक भी कट जाता है, 150 ₹180 तक मेंटेनेंस चार्ज। तो इस तरह का अगर चार्जेस उनके वहाँ से बैंक अकाउंट से कटने लग गया, तो बहुत ज़्यादा अगर ₹1-1 भी कट रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो जाता है। तो जिस वजह से ये जो स्कीम है कैश ट्रांसफ़र वाला, उसके वजह से वो इनको सजेस्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कोई है कि सजेस्ट नहीं रहे तो ठीक है। दूसरा एक और रीज़न वो देते हैं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, वो इसमें ना बोल दिए कि नहीं हमको नहीं चलाना ये वाला। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे कि चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी ये सब में ये ज़बरदन ये चल गया क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यूनियन टेरिटरी है तो आपका किसी और मतलब सेंटर के थ्रू वहाँ पे सब चीज़ होता है। लेकिन पुडुचेरी में स्ट्रॉन्ग इसका प्रोटेस्ट किया गया और इसके बाद कुछ दिन के बाद ज़बरदस्ती जो है कि वहाँ से पीडीएस का वापस से जो है कि अनाज देना शुरू कर दिया गया और कैश जो है वो हटा दिया गया वाला सीन। तो डिबेट जो है वो कंटिन्यू रहेगा लेकिन लार्जली आपको जो पिक्चर है वो ये देख के चलना है कि गोडाउन में आपके पास खाना भी तो बहुत ज़्यादा है ना। फूड ग्रेन्स अभी आपके पास करीब-करीब 100 मिलियन टन है एफसीआई गोडाउन्स में जो कि अगर आप साल भर भी खिलाएँ तो भी आधा बच ही जाएगा आपके पास मतलब काफ़ी है आपके पास इतना। ऊपर से अभी 5 महीना के अंदर खरीफ क्रॉप भी कटना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट महीने से। तो अगले 5 महीना जो है आपको बिल्कुल उसमें कोई सोचने का है नहीं। तो उस वजह से जो है कि लॉन्ग रन में आपके पास स्टोरेज का भी दिक्कत हो जाएगा। पिछली बार जब स्टोरेज का दिक्कत हुआ था जो और इस बार मानसून भी पहले आ गया है, तो आपकी क्रॉपिंग भी काफ़ी अच्छी होगी, इरिगेशन भी काफ़ी अच्छी होगी। पिछली बार 2001-2002 में जब आपके पास रखने का सामान बच नहीं रहा था, जगह नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे आपने बीपीएल प्राइसेज़ पे एक्सपोर्टर्स को बेचा था। तो और उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे ऐसा क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो नहीं आ पाती ना, तो बहुत सारा ऐसा जगह था इंडिया में जहाँ पे लोग स्टारवेशन से मर रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रेस है कि इतने ज़्यादा आपके पास एक्सेस स्टॉक्स है, फिर भी आप ये सोच रहे हो कि हम कैश ट्रांसफ़र करें और हम इसको फूड ग्रेन्स ना दें। क्या करोगे फूड ग्रेन्स का? चलिए अब समरी देख लेते हैं एक्चुअली क्या हमने पढ़ा है इस वाले टॉपिक पे। सबसे पहला देखा कॉलिंग फॉर मैसिव डाउनसाइजिंग ऑफ पीडीएस एंड शिफ्ट टू कैश ट्रांसफर जो आपका टॉपिक था उसके ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा हमने। सेकंड पॉइंट था पीडीएस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट सोशल स्कीम ऑफ आवर कंट्री। क्यों बेस्ट? क्योंकि इसके इसके द्वारा लाभार्थी जो आपने हमने देखा 3 4 5 जो हमने देखा कि जो फेयर प्राइस शॉप है वो ज़्यादा हैं, आपके बैंक्स कम हैं और किस तरीके से कोविड-19 में बहुत ज़्यादा जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी वाला जो हमने आंकड़ा देखा था 89% वाला, वो आंकड़ा और भी बहुत सारे फीचर्स जो थे जो कि जन-धन योजना वाले नहीं उतना उठा पा रहे थे लेकिन फूड ग्रेन्स वाले उठा दूसरा बात कि फूड ग्रेन्स में आपको दाल और ये सब सारा कुछ मुहैया करवाता है। अब पैसे दे देंगे तो पता नहीं गरीब जनता क्या खरीदेगी, तो जिस वजह से उनका जो नॉरिशमेंट है वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। थर्ड एनएफएस से जो हमारा है उसका हमने देखा कि वो क्या प्रोविज़न है और उसका फंक्शनिंग क्या होता है, उसका डाटा क्या था। फिर एफसीआई मासिव लोन के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद देखा कि इश्यूज़ रिलेटेड टू डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र तो जो पुडुचेरी और ये सब जो रिवोल्ट-वोल्ट हो गया था, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं इन स्पेस एक्सप्लेन। इन एक्सप्लेन में इस ये आपके इंडियन एक्सप्रेस का ये टॉपिक है और इन स्पेस जो है वो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा जो कि इसरो के साथ
कंबाइन होके चलेगा। ये दूसरा नया ऑर्गेनाइजेशन है। पहला ऑर्गेनाइजेशन जो था आपका, वो कौन सा था? पहला ऑर्गेनाइजेशन भी एक था हमारे पास, ये पिछले साल बन कर के आया है, इस आर्टिकल के लास्ट में बताऊंगा। तो वो था। अब ये दूसरा एक आया है। तो क्या है, ये सब इसलिए लाए रहे हैं ना कि इसरो जो है वो उसको, उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब जो संस्था है, वो ये सब जो काम है उसका मेनली, उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे पाए। और रूटीन वर्क्स जो हैं पूरे इंडिया भर का जितना सैटेलाइट है, हर चीज़ स्पेस से रिलेटेड इसरो अकेले करता था। तो थोड़ा-सा उस वो अपना फ़ोकस्ड करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा ध्यान दे पाए, और बाकी के जो सैटेलाइट छोड़ना है, जो भी करना है, जो थोड़े बहुत जो कमर्शियल काम है, वो आपका ये न्यू ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो देख ले। तो गवर्नमेंट ने एक न्यू ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने का, तो अब आर्टिकल के ऊपर आते हैं हम। बैकग्राउंड थोड़ा आपने समझ लिया है। आर्टिकल में क्या कहता है? इन स्पेस नाम है, और जो कि एक रिफॉर्म के थ्रू लेकर के आया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें यूफोरिया है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है इसरो वालों के ऊपर के अंदर भी, और बाकी देश वालों के भी। वो ये कहते हैं इसरो वाले कि ये काफ़ी बड़ा, फ्यूचर को देखते हुए एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज मतलब रिफॉर्म है, इस तरह का न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना करके, और जिससे कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और ये हिस्टोरिक होने वाला है। ये इस तरीके का जो आपका जो वहाँ के सिवान जो चेयरमैन है, वो कहते हैं कि ये जो रिफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक होने वाला है, और स्पेस सेक्टर में हम लोग का, इंडिया का जो वर्चस्व है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। फुल फॉर्म है इन स्पेस का, द न्यू इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 महीना में ये पूरा धरातल पे उतर कर आ जाएगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन हर के उस पेपर वर्क और सारा कुछ इसका हो जाएगा, और ये प्राइवेट प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि एजुकेशन से लेके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सबको आज के डेट में सैटेलाइट एक्सेस और उस तरीके का जो स्पेस प्रोडक्ट का यूज़ और ये सब सारा कुछ उनको चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले एक कॉलेज था, उस कॉलेज में से लोगों ने कुछ सैटेलाइट का कुछ ऐसे 4G टाइप से कुछ बनाया था, और वो डमी ही था, लेकिन थोड़ा बहुत काम करता था, और वो उसको उन्होंने मतलब ऐसे ही सीखने का रिसर्च बेसिस पे वो वहाँ से इसरो से उन्होंने उसको सेंड करा था स्पेस पे। तो इस तरीके का चीज़ जो है वो अक्सर होते रहता है इंडिया में, और जिस वजह से ये सारा कुछ भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसरो को ही प्रोवाइड करवाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर कुछ फंक्शनिंग वक्शनिंग सब कुछ करा। तो बहुत ज़्यादा जो इनका ध्यान है वो इन सब सारी चीज़ों में ही, प्लानिंग और कंडक्ट कंडक्ट करवाने में चला जाता है। तो अब क्या है कि अब न्यू जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको इनका इन्वॉल्वमेंट स्पेस सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ेगा, इंडियन स्पेस सेक्टर में। और ऐसा नहीं है कि पहले वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे ये सब में, वो लोग पहले भी इन्वॉल्व थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन में इन्वॉल्व थे, पार्ट्स बनाते थे और ये सारा कुछ जो थे वो थे। लेकिन अभी जो है कि और ज़्यादा इंक्रीज पार्टिसिपेशन हो पाएगा उनको, और फंड्स मिल पाएंगे, और हम लोग जो है कि इसरो जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है ही। वो कहते हैं कि इंडिया की जितने सेक्टर्स हैं, वो लोग, चूँकि इनके पास थोड़ा फंड्स का कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का थोड़ा-सा कमी है, R&D का कमी है, तो जिस वजह से इनके पास थोड़े ऑर्डर्स की भी कमी है, और थोड़ा-सा ऑटोमेशन का भी, मतलब अ, उतना ज़्यादा लिबर्टी नहीं था ना इंडिया में। अब तो जैसे अब मिल गया है, और सपोर्ट भी दे रही है आपकी इसरो की कंपनी, तो जिस वजह से इनको थोड़ा-सा अब ऐसा कह रही हैं कि वर्ल्ड में पहले हम लोग सिर्फ 3% ही हमारा हिस्सा था, जबकि पूरे वर्ल्ड में करीब-करीब $360 बिलियन, मतलब मिलियन भी नहीं, बिलियन डॉलर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा स्पेस का धंधा जो चलता है पूरे वर्ल्ड में, वो करीब-करीब $360 बिलियन का चलता है। और काफ़ी एग्रेसिव इंस्टीट्यूशन अभी हो गया है। तो जिसमें अगर 2-3% भी अगर हम लोग आगे ऊपर बढ़ पाते हैं, तो हमारे भारत के जीडीपी के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा। और ये कहते हैं कि ओनली 2% ऑफ दिस वाज फॉर रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। अब जितने रॉकेट और सैटेलाइट बनते हैं उसमें सिर्फ 2%, जो 360 बिलियन डॉलर जो है उसका सिर्फ 2% है। तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, जिस वजह से जो है कि इसरो ने अभी इस टाइप का जो कदम उठाया वो उठाया, और इसमें इंडियन इंडस्ट्री जो है वो इसलिए compete नहीं कर पा रही है, क्योंकि सप्लायर
कंपोनेंट और सब सिस्टम का जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। स्पेसएक्स जैसे यूएस की कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल फाइनेंस्ड है और काफ़ी वेल इक्विप्ड कंपनी है, जिस वजह से वो जो है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाती है। लेकिन इंडिया में जब अभी जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस जो कंपनीज और ये सब जो खुलेंगी, तो उसको इसरो जो है वो ग्राउंड लेवल पे और स्पेस लेवल पे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से और वे आउट से जिस भी तरीके से वो हेल्प चाहेंगे वो उसमें उसको हेल्प कर सकेगा। क्योंकि अभी फ्यूचर में आप देखिए कि स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो उसके बहुत सारे डायमेंशंस में वर्क है, मतलब एप्लीकेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट डाटा रिसीव करना देना, वेदर रिपोर्ट उनका लेना देना, फिर और भी बहुत सारे जैसे इमेजिनरी स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि कुछ शूट इन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करना, फिर और भी बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर रिपोर्ट लेना, टोरंडो और ये सब सारा कुछ, अगर मान लीजिए कुछ चक्रवात ये सब कुछ आ रहा है उसका देना, फिर सिक्योरिटी लेवल पे भी जैसे नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे भी उसका काम आता है। तो ये सब सारा कुछ जो है इतना कुछ करने के लिए इतना काम है कि के सिवान कहते हैं कि इसरो को 10 टाइम ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, तब जाके हम ये सारा कुछ को भी केटर कर पाएंगे। और ये सारा कुछ हमारे पास आता है, हम बहुत कुछ तो हमें छोड़ना पड़ जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम और दैट मच ऑफ मैन पावर। तो उसी वजह से सेवरल इंडियन कंपनीज जो हैं जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत दिन से वेट कर रही थी। बहुत सारी तो ऐसे कंपनीज हैं जो कि लॉन्च व्हीकल भी बना के रखे हैं, और रॉकेट्स लाइक इसरोस पीएसएलवी और ये सब सैटेलाइट पेलोड ये सब सारा कुछ काम वो पहले से ही कर कर रहे हैं। और वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि किसी भी तरीके का ऐसा कुछ एक हमें अवसर मिले और हम उसमें अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ। वो ये भी कहते हैं कि अगर इसरो जो है वो उनको रॉकेट बनाने में हेल्प तो करेगा ही, ऊपर से अगर उनको लॉन्च पैड भी बनाना है ना, तो वो भी हम उनमें बनाने में हेल्प करेंगे। और अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो अगर चाहते हैं कि श्रीहरिकोटा में उनको कोई लॉन्च स्टेशन का जगह मिले, तो वो ज़मीन भी हम देने को उनको रेडी हैं। और वहाँ पे बिल्कुल जो इसरो और इन स्पेस जो है वो फैसिलिटेटर और रेगुलेटर, मतलब कि वो सामान देना और उसको किस वो ठीक से वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनको करना, मतलब रूल बेस्ड तरीके से उनको आगे लेके बढ़ाना, ये सारा कुछ भी जो है वो इन स्पेस करेगा। ये जो है काफ़ी बड़ा इंटरफेस साबित होगा आपका बिटवीन इन स्पेस जो है बिटवीन इसरो और प्राइवेट प्लेयर। मतलब इसरो जो है वो डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर से नहीं कांटेक्ट में रहेगा, इन स्पेस के थ्रू ही उनको जाना होगा। तो रिपोर्टर फिर पूछते हैं कि इससे इसरो को क्या गेन है, तो इसरो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गेन है। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट जो अभी इन्वॉल्वमेंट से इसरो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, सबके लिए बहुत कुछ है इसमें। और इसरो को इससे बहुत फ़ायदा ये है कि हम लोग को अपना स्पेस रिसोर्सेज जो है और एफिशिएंटली हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। हम लोग के अंदर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा, तो इंडिया के ही अगर सेक्टर्स जो हैं, अगर अगर कंपनीज जो हैं वो अगर इसमें डेवलप करते हैं तो इंडिया को फ़ायदा होगा, हमें भी उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज जब हम उनको दिलवाएंगे तो रेंटिंग और ये सारा कुछ भी हम उनसे कर सकते हैं। दूसरा कि ये भी है कि जैसे अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे बाहर से भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं जो हम कैटर नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सारा कुछ जो है को छोड़कर इसरो अपने साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर पाएगा, क्योंकि जितने भी इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन है और स्ट्रैटेजिक लॉन्चेस हैं, ये सारा कुछ इसरो जो है अब उनका उनको दे देगा प्राइवेट सेक्टर्स को, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और काफ़ी अच्छा इसरो काम कर पाएगा, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्चिंग वेदर रिपोर्ट्स ये सब के अलावा और भी अच्छे, मतलब नए नए मुकाम को वो छू पाएगा। नेक्स्ट वो ये भी कहते हैं कि इसरो और नासा जो है वो काफ़ी इसेंशियल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ह्यूमन काइंड में मैन काइंड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है, और इस तरह के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का उनका काम है स्पेस में। और आगे चल के इस नासा और जो है सॉरी इसरो जो है वो और भी बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स करने वाला है कमिंग ईयर में, एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मिशन टू ऑब्जर्व द सन, मिशन टू मून, human space flight, and then even the human landing on the moon। तो
ह्यूमन लैंडिंग ऑन द मून के बारे में अभी कुछ मतलब बाहर आउट नहीं हुआ है, लेकिन उनको लगता है ऐसा कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर हमारे बैक टू बैक कुछ हद दिन मतलब साल तक ठीक ठाक सब कुछ रहा तो प्राइवेट प्लेयर आने से हमारे पास रेवेन्यू जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। हम कमर्शियल लॉन्च तब भी करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें इससे क्या है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हम लोग आगे फ्यूचर के लिए हम लोग स्पेस बेस्ड इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी एक्सप्लोड करने वाला है। और जिस वजह से इसको जिस भी तरीके से जिस भी प्रकार से अगर हम उसको यूज़र कर पाएँ, उसको हम उसको फैसिलिटेट करके उसको और भी बढ़ा पाएँ, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। बियॉन्ड इन स्पेस अगर देखें तो वो जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया था, तो इन स्पेस सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है। पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। क्यों लगाया गया था? ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसको मार्केटिंग ऑफ इसरो के लिए लगाया गया था कि ये क्लाइंट्स लेकर के आए, और उस वजह से इसरो। लेकिन अब देखिए, इससे पहले भी एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन करके नाम से PSU पहले से अवेलेबल थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत सेम यही काम मार्केटिंग का करती थी। लेकिन फिर NSIL भी आ गया। तो अभी तक बहुत लोग को नहीं पता है क्लियरली कि सेम काम करने के लिए दो PSUs क्यों बनाई भारत सरकार। तो पहला और NSIL तो था वो अभी भी है, और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन अभी भी है। लेकिन अब जो है कि वो कहती है भारत सरकार कि इस चीज़ को, NSIL को हम सप्लाई ड्रिवन के जगह पे अब हम उसको डिमांड ड्रिवन अप्रोच पर चलाएँगे। डिमांड ड्रिवन और सप्लाई ड्रिवन मतलब क्या? सप्लाई ड्रिवन मतलब सामने से सामने से कस्टमर उसकी मतलब हम इसको फ़ोर्स करके, मतलब सामने से कस्टमर माँग रहा है और हम दे रहे हैं उसको। लेकिन डिमांड ड्रिवन जो होता है कि वो हम डिमांड को इनिशिएट करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्कीम्स भी बहुत सारे आते हैं। भारत सरकार में गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स हैं, आप स्क्रॉल करना कि मनरेगा जो है वो डिमांड ड्रिवन स्कीम है। तो इस तरीके का जो है वो वैसे ही कुछ काम जो, और जितने भी ये गवर्नेंस में ऐसा कहते हैं कि हमें जो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सबको डिमांड ड्रिवन लेकर चलना चाहिए। तो आप इसके बारे में गूगल में सर्च करना, मैं चाहूँगा डिमांड ड्रिवन और सप्लाई ड्रिवन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आप पढ़ो। तो ये हमारा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये टॉपिक को। इन स्पेस पार्ट ऑफ रिफॉर्म इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर, कि हम लोग प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए स्पेस सेक्टर को और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग इन स्पेस लेकर के आ रहे हैं, और इसको एसेस देंगे, हम लोग नीड देंगे, डिमांड देंगे कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनी जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए इसके अंदर, और भी ज़्यादा जो है वो बूम लेकर के आए स्पेस सेक्टर, इंडियन स्पेस सेक्टर में। दूसरा कि नेक्स्ट कि इंडियन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हैं, और वो लोग अभी फ़िलहाल बहुत ही निम्न स्थिति में हैं। तो अगर वो लोग, जैसे जो हमने डिस्कस करा कि $360 बिलियन का इसका पूरा इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है बिजनेस, और आगे फ्यूचर में आने वाला ये और भी बढ़ेगा। तो इसमें अगर इंडियन कंपनीज मेक इन इंडिया करती हैं, इंडियन बेस्ड कंपनीज अगर यहाँ रहती है, तो मतलब समझिए कि GDP में काफ़ी बड़ा उछाल आएगा इस चीज़ से। तो अभी फ़िलहाल लैक ऑफ रिसोर्सेस है, लैक ऑफ सप्लाई है, लैक ऑफ R&D है। लेकिन इसरो ने ऐसा कहा है कि आगे चलकर हम इसमें उनको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर चीज़ में उनको हैंड होल्डिंग देंगे। तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा आगे साबित होगा। तो इसरो इसमें कैसे गेन करेगा? तो इसरो इसको जो अभी भी फ़िलहाल जितना करता है और आगे भी करता रहेगा, कि डाटा प्रोवाइड जो करता था वो अभी भी करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा। और रेंटिंग वाला जो काम है, अगर वो उनके जैसे श्रीहरिकोटा में आकर अगर लॉन्च पैड खोलते हैं, या फिर जितना भी वो उनसे कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो वो सब में भी जो इसरो है वो काफ़ी अर्न कर सकता है। और आगे भी जितने, अगर मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर बहुत सारे आते हैं, तो उस सब से थोड़ा थोड़ा जितना भी वो डाटा या रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, तो उसको उसकी अर्निंग वैसे भी होती रहेगी। थैंक्स, आज के लिए इतना ही था। हैव ए नाइस डे।